देख रहे हैं रिपोर्टर्स चैट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। ये बैठक आज और कल भी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का जब अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर काम किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ये एक सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। इसके अलावा भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच कल रात दोनों देशों की सेना के दरमियान एक हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों देशों को नुकसान हुआ है। भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की चर्चा कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि इस संकट को अवसर में बदलने की जरूरत है। किसी भी संकट से निपटने के लिए टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है। भविष्य में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। साथियों, जब कोरोना दुनिया के अनेक देशों में चर्चा का विषय भी नहीं बना था, तब भारत ने इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। पीएम ने कहा कि आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बचाया जा रहा है। हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना संक्रमण उस जैसा विनाशकारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफत पैदा की है। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लॉकडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाए गए अनुशासन की आज भारी चर्चा हो रही है। आज भारत में रिकवरी रेट 50% से ऊपर चला गया है। आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है। कोरोना से किसी की भी मृत्यु दुखद है। हमारे लिए किसी एक भारतीय की भी मृत्यु असहज करने देने वाली है। लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्यु हो रही है। कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई और आज की इस बैठक के पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर दास और अरुण शर्मा से। सुधाकर, शुरुआत आपसे करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ जो बैठक हो रही है, ये एक लंबी प्रक्रिया चली आ रही जब से कोरोना संकट देश में आया है। प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करते रहे हैं और उसी की एक आज की एक कड़ी है। लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, वहीं राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रही हैं। क्या लब्बो-लुआब है आज की इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए, एक तरह से कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के तौर पर ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ये सामने आया है और हर एक फैसला प्रधानमंत्री ने राज्यों के साथ व्यापक स्तर पर विचार विमर्श के साथ ही लिया।
चाहे लॉकडाउन के दौरान लिया हो या फिर अब अनलॉक 1 के बाद आगे बढ़ने की जो कोशिश है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं एक टीम इंडिया का पूरा स्वरूप नजर आ रहा है। तो उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री सीधे तौर पर करते नजर आ रहा है और राज्यों ने भी इसकी तारीफ की। जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री राज्यों के साथ संवाद कर आगे बढ़ रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो 3-4 चीजें कही जा सकती है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जी। जबकि सब कुछ खुल चुका है, सारी चीजें खुल रही हैं, दफ्तर, बाजार सब कुछ खुल रहे हैं, तो ऐसे में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। चाहे 2 गज की दूरी की बात हो, फेस मास्क की बात हो, फेस कवर की बात हो। हालांकि उन्होंने जरूर इस बात पर ध्यान दिलाया कि दुनिया के और देशों में जिस तरह से इसने विनाश किया है कोरोना ने, उस तरह का विनाश भारत में नहीं हुआ। भारत में हमने काफी हद तक नियंत्रित करके रखा है इसको और एक तरह से अब हमारा रिकवरी रेट जब 50% से ज्यादा पहुंच गया है, एक-एक जान बचाने की कोशिश की जा रही है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। लेकिन इसके साथ उन्होंने जरूर इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से बहुत लोगों को चिंता थी कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति होगी, इकोनॉमी हमारा किस तरह से रिवाइव हो रहा है, उसमें किस तरह से रिकवरी आ रही है, उसकी बात उन्होंने की और तमाम उदाहरण उन्होंने पेश किए। चाहे जो ऊर्जा के खपत की बात हो या फिर दोपहिया गाड़ियों के उत्पादन की बात हो, जो एक्सपोर्ट हमारा पिछले साल के स्तर जैसा पहुंच गया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से रिवाइव होने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा भी कि जो अगली एक दिशा जो होने वाली है, जिस आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए वो लगातार आह्वान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो बड़े ऐलान किए गए हैं, वो तमाम लोगों तक पहुंचे, एमएसएमई तक पहुंचे, छोटे उद्योगों तक पहुंचे और उसके लिए राज्य कदम उठाए, राज्य मेहनत करे। ये उन्होंने राज्यों को जरूर संदेश दिया। उसमें चाहे वैल्यू चेन की बात हो, आवाजाही की बात हो, लोडिंग अनलोडिंग की बात हो या फिर 24 घंटे काम करने जैसी व्यवस्था कहीं बनानी हो, तो इन तमाम चीजों पर राज्य ध्यान दे, इसके लिए उन्होंने अपील की। तमाम राज्यों से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने उनसे एक बार फिर कहा कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फोकस रहेगा, उस पर राज्यों को भी फोकस करना चाहिए। तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नदीम प्रधानमंत्री ने कही कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। अब जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी हम बढ़ा रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण संदेश प्रधानमंत्री का आज जब 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उन्होंने संवाद किया, उनका संवाद कल भी जारी रहेगा। जी सुधाकर, बहुत अहम जानकारी आपने दी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी जुड़े हुए हैं। अरुण, प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था पर भी कहा है और काफी कुछ कहा कि किस तरह से जो हमारी छोटी फैक्ट्रियां हैं उन्हें गाइडेंस की भी जरूरत है और उनको हैंड होल्डिंग की भी बड़ी जरूरत है। तो देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर भी लाना है और साथ ही साथ कोविड-19 के खिलाफ भी लड़ाई को अहम पड़ाव पर लेके जाना है। अरुण शर्मा। बिल्कुल नदीम, यहाँ पर दो बातें हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा, क्योंकि ये पहली बार उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन जब खत्म हुआ है उसके बाद में पहली बार उन्होंने कहा है कि ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी अब देखने को मिल रहा है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर वापस से एक तरह से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बहुत बड़ा बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी आर नाउ विजिबल। इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से हमने जो 2 व्हीलर सेगमेंट में सेल्स का डबल अप होना देखा या एक्सपोर्ट्स का नंबर एक तरह से प्री कोविड लेवल पर जाते हुए देखना, पावर कंजम्पशन का एक तरह से बढ़ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती दिखाई दे रही है। और देश के प्रधानमंत्री अनलॉक 1.0 के दौरान, क्योंकि 2 महीने तक लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद पड़ी रही थी लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब जिस तरह से अनलॉक 1.0 में जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई तो प्रधानमंत्री का ये कहना कि ग्रीन शूट्स ऑफ इकोनॉमी आर विजिबल नाउ, ये बहुत बड़ा मैसेज देता है कि वापस जो भारतीय अर्थव्यवस्था है अब खड़ी हो चुकी है और अब ग्रेजुअली रफ्तार के साथ दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, नंबर 1। लेकिन दूसरी बात उन्होंने यहाँ पर ये कही जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो ये था कि जितना ज्यादा हम जो कोविड के कर्व को फ्लैटन करते जाएंगे, इकोनॉमी का जो कर्व है उसको और एक तरह से रफ्तार मिलती चली जाएगी। नहीं, जैसे जैसे कोविड के केस कम होते चले जाएंगे, इकोनॉमी जो है रफ्तार पकड़नी अपने आप शुरू हो जाएगी। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो सबसे अच्छी खबर जो आज की ये रही है कि जो रिकवर्ड पेशेंट या फिर जो डिस्चार्ज पेशेंट है उनका जो परसेंटेज है वो 52 से भी ज्यादा हो चुका है। ये अपने आप में मैसेज देता है कि डिस्चार्ज पेशेंट की संख्या अब ज्यादा है, जो ठीक हो चुके पेशेंट उनकी जो संख्या ज्यादा है, जो एक्टिव केसेस है वो कम होते जा रहे हैं। तो फ्लैटनिंग ऑफ कर्व यहाँ देखने को मिल रहा है, इसका इंपैक्ट अब इकोनॉमिक एक्टिविटी पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो 2 महीने के अंदर जो एमएसएमईज हैं या फिर जो क्षेत्र जो तरह से बैठ गए थे, बंद हो गए थे, अब स्टेट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सेंटर ने अपने तरफ से एक तरह से 20 लाख करोड़ की मेगा जो कह सकते हैं आर्थिक पैकेज का अनाउंसमेंट किया, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज कह रहे हैं, सेंटर ने अपनी तरफ से अनाउंस किया। लेकिन अब ये स्टेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हैंड होल्डिंग की जाए। जो एमएसएमईज बैठ चुके हैं, जो एमएसएमईज को रिस्टार्ट करने की जरूरत है, कैसे जल्द से जल्द उन तक एक तरह से फंडिंग का फायदा हो सके, जो बंद हो चुके कैसे उनको रिस्टार्ट करने में स्टेट्स मदद कर सकते हैं। तो एक तरह से उनको हाथ पकड़ करके उठाना, उनको चलाना स्टेट्स की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कैसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना इन एमएसएमईज के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, ये बहुत बड़े एक तरह से चैलेंज एक तरह से होगा और इसी को एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर निभाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल फिगर रहा आज की अगर बैठक की बात की तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे काफी फोकस रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अब जहां अवसर है जिन सेक्टर्स के अंदर, क्योंकि अब हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल फोकस है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न में देखिए सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत बड़े अवसर भारत का वेट कर रहे हैं। आप हॉर्टिकल्चर की बात कर लीजिए, उसमें बहुत बड़े अवसर भारत का वेट कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन एक सेंट्रल फिगर रहा, क्योंकि आज की अगर बैठक की बात की जाए तो जो 21 जो स्टेट्स मिले थे उसमें ज्यादातर जो फोकस था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर था, हिली रीजन के जो स्टेट्स थे उन पर था। तो एक तरह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किस तरह से अवसर की तलाश लोग कर सकते हैं, वो एक तरह से फोकस रहा था। तो हाँ, जिस तरह से उन्होंने आर्थिक गतिविधियों की बात की तो बिल्कुल मैसेज साफ है कि जैसे जैसे कोरोना के नंबर केसेस कम होते चले जाएंगे वैसे वैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। और हाँ, स्टेट्स और सेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि अब एक तरह से साथ में मिलकर एक टीम के तौर पर काम करें और जो एमएसएमईज या फिर जो छोटी इकाइयां जो कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर जो कैसे बिजनेस इकोसिस्टम है उसको वापस रिवाइव करने की पूरी कोशिश करें यहाँ पर। अरुण, तो इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ बैठक कर रहे हैं और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को किस तरह आगे ले जाना है और किस तरह की चुनौतियां पेश आ रही हैं उस पर व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। इस पूरी जानकारी के लिए सुधाकर और अरुण, आप दोनों का शुक्रिया। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के बीच कल रात दोनों देशों की सेना के दरमियान एक हिंसक झड़प हुई। इस दौरान दोनों देशों को नुकसान हुआ है। भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। हिंसा की घटना से पैदा तनाव को कम करने के लिए इस समय दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक चल रही है। सेना ने कहा कि चीन को भी नुकसान हुआ है, हालांकि कितना नुकसान हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं है। गौरतलब है कि बीते कई हफ्तों से गलवान घाटी समेत कई जगहों पर दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ था। इसे कम करने के लिए लगातार बातचीत की प्रक्रिया चल रही है। 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी थीं। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि दोनों देशों के सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं। इन सब के बीच ये घटना हुई है और इस घटना के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक के बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर यादव। सुधीर, क्या जानकारी है आपके पास? सुधीर यादव से हम बात करेंगे, उससे पहले रुक करते हैं अपने संवाददाता नंदिता डागर का। नंदिता, लगातार कल की घटना के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और साथ ही साथ तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बैठक की जानकारी भी दी है। पूरे ताजा हालात की जानकारी दी गई है। अभी की क्या स्थिति है, किस तरह की बैठक चल रही है? जी शुक्रिया नदीम। मैं आपको अभी क्या स्थिति है उसकी जानकारी दे दूं। ये बात सही है कि हमारी फौज ने आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर अभी तक यही कबूला है कि और रिलीज किया है स्टेटमेंट की 3 फौजी हमारे शहीद हुए हैं इस सफल में, और ये भी कहा है कि इसमें कोई फायरिंग नहीं हुई है, ये हाथापाई और पथराव की वजह से ये हानि हुई है और हमें क्षति हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि चीनी फौज जो है पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को भी कैजुअलिटीज हुई हैं, उनकी भी फेटैलिटीज हैं, वो उनके बारे में चीन लेकिन खुद नहीं बोल रहा है। चीन का जो कम्युनिस्ट पार्टी का माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसके जरिए अनकन्फर्म्ड खबरें आ रही हैं कि 5 के करीब पीएलए के सोल्जर्स मारे गए हैं।
दूसरा, अभी ऐसी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनको हम अभी आधिकारिक सोर्सेस नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि क्या हमारे कुछ सोल्जर्स मिसिंग इन एक्शन भी हैं या नहीं। और तीसरा, नदीम, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का कुछ ही समय में इस पर एक बयान, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का इस पर एक बयान जारी होने वाला है, और आर्मी भी एक और बयान जारी करेगी जिसमें इस सिचुएशन को डिफ्यूज करना या आगे जो आज टॉक्स हो रही हैं उस पर काफी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जैसे कि आपने बताया, ये बहुत ही जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ जो बैठक चल रही है, ऑलरेडी उन्होंने प्रधानमंत्री को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ब्रीफ कर दिया है। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने एक राउंड ऑफ टॉक्स पहले की थी नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के साथ। तो ऑब्वियसली उसमें यही डिस्कस किया जाएगा कि इंडिया के सामने ऑप्शंस क्या हैं अब, और क्या इंडिया इसको एस्केलेट करे या ना करे, और अगर इसको कंटेन करना है तो किस तरीके से करे। और दूसरी बात ये कि अब ये बात फौज भी कहती आई है, और अपने जो फौज ने बिल्डअप किया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसके जरिए भी और हम सोर्सेज के जरिए भी ये बताती आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि ये पुराना इंडिया नहीं है, ये नया इंडिया है 1962 का, क्योंकि जो गलवान वैली है वो बड़ी स्ट्रेटेजिक वैली है नदीम, क्योंकि वो गलवान रिवर से जो दोनों तरफ जो वहाँ पहाड़ है, उससे चीनी फौज जिसने LAC को ऑक्यूपाई करके वहां से देख रही है, वो हमारा दुर्मुख शोक दौलत बेग ओल्डी रोड, DSDBO रोड जिसको कहते हैं, वो उनके लाइन ऑफ साइट में है। और वो जो रोड है बड़ा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि वो जाता है काराकोरम में और दौलत बेग ओल्डी के हमारे एयरफील्ड यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर। इसलिए हम रसा एम्यूनिशन ट्रूप को जल्दी से जल्दी C-130J और IL-76 बड़े हैवी लिफ्ट विमानों से उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये चीन को हमें खटकता है कि पिछले 6-7 सालों में कैसे इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स, ब्रिजेस वगैरह बना रहा है जो स्ट्रेटेजिक है। और दूसरा, जो गलवान वैली है, तो ये इससे आज तक कभी भी इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट नहीं था, और जगहों पर जरूर था, क्योंकि 1950 जी नंदिता, लड़ाई जंग के बाद चाइना अपना क्लेम नहीं किया और इससे उन्होंने इंटरवेंशन किया है, और इसको उनको मुंह तोड़ जवाब बल्कि दोबारा तो दोबारा जवाब इंडियन आर्मी को देगी। जी नंदिता, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर श्रीराम चोलिया और साथ ही हमारे संवाददाता सुधीर यादव। सबसे पहले रुख करेंगे प्रोफेसर श्रीराम चोलिया का। चोलिया साहब, DD न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह की घटना सामने आई है कल रात की, लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत जारी थी, सीमा पर टकराव की स्थिति पैदा ना हो इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे थे, उसके बावजूद भी ऐसी घटना होना किस तरह से आप देखते हैं? बड़ा अफसोसजनक खबर है, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा वो डी एस्केलेशन जो हम कहते हैं वो चल रहा था, वो प्रक्रिया जारी थी, तो उसके बावजूद अगर चीन ने ऐसी हरकत की है तो इसका मतलब यही है कि वो मामला पूरी तरह से सुलझाना नहीं चाहते हैं, और उनकी जो क्लेम्स हैं वो हमारे क्लेम्स से मिलते जुलते नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी बाधाजनक विषय है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि वो पूरी तरह हट जाए वहां से, लेकिन लग रहा है जैसे ये किस्सा हुआ है, इससे साफ है कि वो पूरी आसानी से वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कुछ जो पॉइंट्स हम कहते हैं, देखिए बड़ा पेचीदा सा, हिमालयों में इतने सारे सेक्टर्स हैं और इतने सारे पॉइंट्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि चीन कुछ चीजों पे अड़ा रहना चाहता है, और एक तरह से एक बार्गेनिंग का भी एक संकेत दे रहा है कि देखिए बातचीत तो चलती रहेगी लेकिन साथ साथ शक्ति का भी प्रदर्शन करना चाहता है। लेकिन असलियत ये है, और भारत में हमें गर्व होना चाहिए कि 3 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो पोस्चर है वो पीछे नहीं हटी है। अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने एक राष्ट्रवादी कदम लिया है और कहा है चीन को कि देखिए अगर आप फोर्स यहां लाते हैं तो हम भी बिल्कुल आपके आमने सामने खड़े रहेंगे, और जब तक डटे रहेंगे जब तक आप पीछे ना हटे। तो मुझे लग रहा है कि ये
एक तरह से ये जो वारदात हुई है, ये जो दो बड़े शक्तियों के बीच में एक तरह की जो शैडो बॉक्सिंग कहते हैं अंग्रेजी में, वो चल रही है। और साथ-साथ चीन को संकेत मिला, अगर उन्होंने खुद ही कबूल किया है कि उनके तरफ भी कुछ घायल या मरे हैं, तो उन्हें साफ एक तरह से संकेत मिला है कि देखिए भारत के साथ टक्कर ना ले, भारत के साथ प्यार से करे। अभी कुछ उनके माउथ पीसेस कह रही हैं कि भारत घमंडी है, भारत घुस आया है उनके तरफ, और चाहे ये जैसा सच हो या झूठ हो, लेकिन वो अपने तरफ से एक फरेब भी की जाल भी बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। चीन जो है बड़ी शक्ति है, हमें कभी भी युद्ध के लिए नहीं जाना है, लेकिन एक तरह से तैयारी रखनी है हमें उनके साथ। तो ये मुझे लग रहा है कि अभी एलएसी पे जो तैयारियां हमारी हैं, जो ढांचागत जो व्यवस्थाएं, हमारे जो बॉर्डर रोड्स हैं, जो एयर स्ट्रिप्स हम कहते हैं, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत तेज कर दिया है। इसीलिए चीन हड़बड़ा गया है, इसीलिए इस तरह के पथराव कर रहा है, इस तरह की लड़ाई कर रहा है। जी। लेकिन कम से कम गनीमत यह है कि गोलियां नहीं चल रही है, अभी तक गोलियां नहीं चली है 50 सालों में, ये अच्छी बात है। और इसी को लेकर किसी तरह इसको हम अभी शांत कर दे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल सर, आपके पास हम लौटेंगे। एक बार रुक करते हैं अपने संवाददाता सुधीर यादव का। सुधीर, जैसे कि आपने भी सुना, प्रोफेसर चौलिया ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। लगातार रक्षा मंत्री सुबह से बैठकें कर रहे हैं, सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक हुई है और साथ ही साथ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताजा हालात की जानकारी दी गई है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल नदीम, देखिए सुबह जो है रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी दी गई थी। रक्षा मंत्री ने पहले जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं, उनके साथ जो एलएसी पे हालात है उनकी जो रिव्यू मीटिंग ली थी कि आखिर किस तरीके के हालात हैं। उसके बाद से प्रधानमंत्री को पूरी घटना के बारे में ब्रीफ किया था। और अब दोबारा शाम को जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैं और आर्मी चीफ एमएम नरवणे हैं, दोनों इस समय जो रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ इस समय मीटिंग कर रहे हैं और जो एलएसी पे जो ताजा हालात हैं उनकी समीक्षा की जा रही है। तो जाहिर तौर से इस चीज से समझा जा सकता है नदीम के किस तरीके के हालात हैं। हालात अभी बहुत गंभीर हैं और उसी के मद्देनजर एक दिन में जो रक्षा मंत्री है 2 बार समीक्षा बैठक करते हैं, तो जाहिर तौर पर इससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और जैसा कि पहले जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि बातचीत जो है वो चलती रहनी चाहिए, बातचीत नदीम पहले से चल रही थी। हमें याद होगा करीब 1 महीने पहले का जो तनाव है उसके दौरान कुछ दिन तनाव रहा, उसके बाद से दोनों देश लगातार ये कहते रहे कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से मुद्दे को सुलझाना चाहिए। तो दोनों देश बातचीत कर रहे थे। सबसे पहले 6 जून को जो कोर कमांडर लेवल की बातचीत है वो इनिशिएट हुई थी। उसके बाद से जो फर्दर रूट था वो आगे ले जाया गया था कि आखिर बातचीत कैसे होगी। उसके बाद से डिविजनल लेवल कमांडर जो डिविजनल कमांडर लेवल है उसकी मीटिंग हुई थी। उसके बाद से कल की अगर हम बात करें तो कल जो घटना हुई है उससे पहले जो वहाँ ब्रिगेड लेवल जो कमांडर्स हैं उनकी जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनकी मीटिंग हुई थी कि जो सिचुएशन है उसको कैसे डीस्केलेट किया जाए। और जो भारत का पक्ष था, भारत ने साफ तौर पर क्लियरली ये रखा हुआ था कि जो एलएसी का परसेप्शन भारत के लिहाज से है, जो भारत मानता है कि यहाँ तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उससे चीन को वापस जाना होगा, चीन को अप्रैल से पहले की स्थिति पर जाना होगा। ये व्यू पूरी तरह से क्लियर था और बातचीत आगे बढ़ रही थी। लेकिन उस दौरान इस तरह का एक वायलेंट फेस ऑफ होता है तो जाहिर तौर पर एग्रेसिवनेस जो है जाहिर तौर पर जो चाइनीज पीएलए है उसकी तरफ से नजर आती है। और अभी की अगर हम बात करें नदीम, तो हालात काफी गंभीर नजर आते हैं। बिल्कुल। एक बार फिर रुख करते हैं प्रोफेसर श्रीराम चौलिया का। सर, जिस तरह से चीन की तरफ से जो आक्रामकता दिखाई जा रही है, भारत की स्थिति एकदम स्पष्ट है कि जो यथास्थिति पहले थी वो बरकरार रखी जाए, उसको लेकर लगातार बात भी चल रही है। लेकिन एक बार फिर भारत ने दोहरा दिया है कि ये 1962 का भारत नहीं है बल्कि 2020 का भारत है। तो ऐसे में अब आगे क्या रास्ता, कैसे आगे बढ़ेगा? जी हाँ, एक तरह से हमारे जो सिपाहियों की शहादत है, मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से हमने जो इन्होंने जो बलिदान दिया है, इसके माध्यम से चीन समझ गया है कि कुछ मामलों पे हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो हम कहते हैं, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी भारत की जो है, उस पे 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। हम इसमें कोई ढील नहीं देने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद कुछ हद तक चीन समझ गया होगा कि ये जो फेस ऑफ जो हम कहते हैं, ये मेरे ख्याल से दोनों पक्षों के लिए खराब जा सकता है। और ये जरूरी है क्योंकि पहले चीन समझ रहा था कि वो
अग्रणी है और उसके पास ज्यादा फोर्सेस है, उसके तरफ ज्यादा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, लेकिन हमने ये सिद्ध कर दिया है कि वो ज्यादातर वो कोई बड़ा सा गैप जो पहले हुआ करता था वो अब कम होता जा रहा है। तो चीन समझ रहा था कि किसी तरह आक्रामक रूप से हमें जो पुरानी जो स्थिति थी जिसमें वो ऊपर थे और हम नीचे, वो उसको कायम किया जाए, लेकिन हमने अब जो किया है वो बराबरी किया हुआ है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आगे चीन इस तरह की हरकतें और करना चाहेगा। एक तरह से चीन जो है 1900 देखिए 1979 के बाद 40 साल हो गए, 41 साल हो गए, आज तक इन्होंने किसी देश के साथ खुली जंग लड़ी नहीं है। और हालांकि हमारी जो फोर्सेस हैं वो बिल्कुल तैनात हैं, तैयार हैं, कश्मीर वादी हो, एलओसी पे हो, एलएसी पे, हमने कई जगहों पे ऑपरेशंस किया हुआ है। हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस जो हम कहते हैं, फोर्स रेडीनेस, वो एक तरह से उनके मुकाबले बेहतर है। तो ये मेरे ख्याल से चीन समझता भी है, चीन पाकिस्तान जैसा एक इररेशनल देश नहीं है, और हम यही चाहेंगे कि चीन समझ जाए कि जो दबाव की जो इन्होंने रणनीति खेली थी वो अभी बैकफायर कर रहा है। उनके तरफ भी कैजुअलिटीज हुए हैं गलवान वैली में, और वो समझेंगे कि देखिए अभी कोरोना से वैसे पूरा विश्व लड़ रहा है, उनकी भी हालत कोई खास नहीं है। उन्होंने पहले सोचा कि भारत शायद कोरोना की वजह से पीछे पड़ रहा है और जूझ रहा है और शायद एलएसी पे तत्पर नहीं रहेगा, लेकिन हमने तत्परता के साथ जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये सिचुएशन सुधरेगी। प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल से या हाई टॉप लेवल से अगर सीधे शी जिनपिंग या उनके जो आला अधिकारी हैं उनसे भी एक बार मेरे ख्याल से हायर पॉलिटिकल लेवल पे भी थोड़ी सी हॉटलाइन शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से आहिस्ते से हम इसको काबू में ला पाएंगे। लेकिन ये भूलने वाले विषय नहीं है कि हिंसा हुई है, वो भी 45 सालों के बाद। तो जरूर इस पर हमें विचार करना होगा और इस तरह की वारदातों को कम कैसे किया जाए, इस पर भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मेरे ख्याल से आगे ले जाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हालात को सामान्य कैसे बनाया जाए और दोनों देशों की सेना के बीच में जो गतिरोध बना हुआ है, जो भी टकराव की स्थिति है, उसको कैसे दूर किया जाए, फिलहाल यही कोशिश की जा रही है। और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए प्रोफेसर श्रीराम चोलिया और सुधीर यादव, आप दोनों का शुक्रिया। और इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।